हेलो एवरीवन, मिशन कोचिंग बरेली वेलकम्स यू। जैसा कि हम मैथ के बहुत सारे टॉपिक पढ़ रहे थे, बेसिक ऑफ मैथ के, जिनका फिजिक्स में यूज़ होगा। अब हमारा एक और छोटा सा टॉपिक बचा है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वो हम पढ़ लेते हैं आज। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, तो सुनो। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं, तो इंसान जहाँ पे भी होता है उस जगह के पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब बिंदु होते हैं। कि जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, तो अगर किसी को यहाँ तक पहुँचना है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो वही है, तो कोऑर्डिनेट कुछ और नहीं है, एक जगह है जो हमें पता करनी है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें यही सब पढ़ना है। सबने खैर जिंदगी में अपनी पढ़ाई होगा। हमारे पास होता है प्लस एक्स एक्सेस, माइनस एक्स, प्लस वाई और माइनस वाई। फिर इसमें मार्किंग होती है इस तरह से, +1, +2, +3, +4। इधर भी मार्किंग होती है +1, +2, +3, +4। इधर भी होती है -1, -2, -3। इधर भी होती है -1, -2, -3। अब देखो, अगर किसी इंसान को यहाँ पर जाना है, इस जगह पे पहुंचना है, जगह है, सिंपल सा, कोऑर्डिनेट कुछ और नहीं है, जगह जहाँ पे हम खड़े हैं वो जगह, उसके पॉइंट्स। अच्छा, ये जो हमने बनाया है तुम्हारे सामने, इसमें केवल दो दिशाएं हैं, एक्स और वाई, तो इसे हम बोलेंगे 2D। दो दिशाएं हैं तो ये 2D में होगा। वैसे हमारी रियल लाइफ में तीन दिशाएं होती हैं, एक्स, वाई और जेड, लेकिन हम दो में पढ़ेंगे बस, एक्स और वाई। जैसे अगर इंसान को यहाँ पे पहुंचना है, तो यहाँ पे पहुंचने का तरीका है, इधर चलो फिर इधर चलो। और पहुंचने के लिए सबसे पहले एक्स में चलते हैं, एक्स में, उसके बाद वाई में। ये रूल है। अगर तुम्हें यहाँ पे पहुंचना है तो सबसे पहले एक्स में चलोगे, फिर वाई में चलोगे और यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो देखो जरा, यहाँ पर पहुंचने के लिए किधर और कितना चले। एक्स में चले हैं +3 और वाई में भी चले हैं +3, मतलब दोनों में प्लस प्लस चला है हमने, एक्स और वाई में। और हाँ, ये जो चार टुकड़े हैं, 1 2 3 4, इस पहले टुकड़े को ये बोलते हैं पहला क्वाड, दूसरे को ये बोलते हैं दूसरा क्वाड, इसे बोलते हैं तीसरा क्वाड, मतलब क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को शॉर्ट में लिख दिया, और ये चौथा क्वाड। अच्छा, अगर किसी इंसान को यहाँ पे पहुंचना है, किसी को मान लेते हैं यहाँ, तो सबसे पहले एक्स में चलेगा, फिर वाई में चलेगा, पहुंच जाएगा यहाँ पे। तो अगर हमसे बोलेगा इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो एक्स में चला -2 और वाई में चला +1। तो देखो, एक्स में माइनस का चला है और वाई में प्लस का चला है। वाई में प्लस का। अच्छा, किसी इंसान को यहाँ पे पहुंचना है, यहाँ पर, तो सबसे पहले एक्स में चलते हैं, तो ये एक्स में चला इस तरह से, फिर ये वाई में चला, तो एक्स में चला ये -3, -3, और वाई में भी नीचे गया है तो -2। तो इसमें देखो दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव। अब किसी इंसान को मान लेते हैं यहाँ पे पहुंचना है, यहाँ पर, तो सबसे पहले एक्स में चलेगा, फिर ये वाई में चलेगा। तो देखो, एक्स में चला +3 और वाई में भी चला +3, सॉरी -3। एक्स में चला +3, वाई में चला -3। तो इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, वाई नेगेटिव। तो हमने क्या किया, इस तरह का हमारा कुछ होता है, +x, -x, +y, -y। पहला क्वाड, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पे तुम्हें जाना है तो दोनों पॉजिटिव होंगे, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव। इस वाले में जाना है तो एक्स नेगेटिव, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। इस वाले में जाना है तो दोनों नेगेटिव, दोनों एक्स और वाई दोनों नेगेटिव। इस वाले में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। तो इस तरह से होता है। अब जैसे हमारे पास ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है और ये पॉइंट है, हमें इन दोनों पॉइंट की दूरी बतानी है, ये वाली डिस्टेंस। तो देखो कितनी दूरी है, इधर 3 और इधर 3, साफ साफ दिख रहा है ये 6 है। लेकिन इसे निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। तुम्हें दो पॉइंट अगर पता है और दोनों के बीच की दूरी बतानी है तो उसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, तो अभी लिख देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2। हमारे पास दो पॉइंट है, ये वाला ये वाला। एक को हमने x1, y1 बोल दिया, एक को x2, y2 बोल दिया। तो इनके बीच की जो दूरी है उसका ये फॉर्मूला होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला। जैसे ये वाला पॉइंट कितना है, 3,3, और ये वाला पॉइंट कितना है, 3, -3। दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। इसे हम x1 बोलते हैं, इसे y1।
इसे x2 और इसे y2। निकालो दूरी। कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसे, ये 0 हो जाएगा, ये -6 और -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 36 का बाहर आ जाएगा 6। देखो आ गया, यहाँ से भी 6 आया, यहाँ से भी आया। तो सिंपल सा याद रखो, अगर तुम्हें 2 पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, और दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो सिंपल ये फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर तुम्हें फॉर्मूले इस तरह से दिए हैं, इस तरह से एक सॉरी पॉइंट इस तरह से दिए हैं, फॉर्मूले नहीं पॉइंट, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट दिए इस तरह से, तीनों में आ गए x बाई z तीनों में। जैसे ये जो हमने पढ़ाया वो तो 2D में था, तो इसमें x और y दो ही आए। अगर इस तरह से आ जाए x बाई z, तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो ये हो जाएगा। सबसे पहले अंडर रूट लगाओ, फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये सब अंडर रूट के अंदर है। तो सिंपल सा थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लिया है अभी हमने, इसका बेसिक सा नॉलेज ले लिया। अब हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स में बहुत यूज होने वाला है, और टॉपिक का नाम है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, अब देखो जरा, स्ट्रेट मतलब सीधी लाइन, सीधी लाइन। अब ध्यान दो जरा, इस तरह से कुछ है हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस तरह से कोई लाइन जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है, इसने देखो बाई एक्सिस को काटा है, मान लेते हैं 3 पे काटा, ये दूरी 3 है, तो देखो ये लाइन कभी बदल रही है क्या? नहीं ना, हमेशा 3 है, हमेशा 3, हमेशा 3, हमेशा 3, देखो हमेशा 3 है, ये कभी बदल ही नहीं रही है। कभी ऐसा नहीं होगा डिप कर गया हो या अप हो गया हो, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं कांस्टेंट लाइन, ये कांस्टेंट लाइन है। अच्छा, ये लाइन होगी क्या? तो इसने बाई को 3 पे काटा, तो बाई को 3 पे काटा, हो गया। चलो अब देखो एक लाइन इस तरह से, कोई इस तरह से, इसने देखो एक्स को काटा है, एक्स को मान लेते हैं 2 पे काटा। अब चेक करते हैं, ये ऐसे जा रही है लगातार 2 पे, देखो कभी बदल रही है क्या? कभी डिप ना कर रही है, ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है, तो हमेशा 2 पे है, हमेशा 2 पे। तो ये भी हमारी एक कांस्टेंट लाइन है, कांस्टेंट लाइन। इसने x को कहां पे काटा? +2 पे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2, ये हो गया। चलो अब इस वाली लाइन को देखो, इस वाली लाइन को, ये वाली लाइन, ये देखो जा रही है, सीधी जा रही है, ये भी कांस्टेंट है, देखो कभी बदल थोड़ी ना रही है, लेकिन इसने यहां पे काटा। अच्छा, ये क्या पॉइंट होता है? ये होता है ओरिजिन, 0,0। ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y के लिए होता है, ये वाली लाइन। तो देखो ये वाली लाइन है, इसने y को काटा है, y एक्सिस को काट दिया, कहां पे काटा? 0 पे। तो अगर इसका इक्वेशन कोई बोलेगा तो हो जाएगा y इक्वल टू 0, और ये मालूम क्या है? ये है x एक्सिस, तो इसे हम ऐसा बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? तो y इक्वल टू 0। अब इस लाइन की बात कर रहे हैं, इस वाली लाइन की, ये जा रही है, देखो ये जा रही है इस तरह से। इस लाइन ने देखो यहाँ पे काटा है, x एक्सिस को इसने यहाँ पे काटा, और ये कितना है? 0। तो अगर हमसे बोलेगा इसका इक्वेशन क्या होगा इस वाली का, तो इसका हो जाएगा, इसने x को काटा 0 पे, इस लाइन ने x को काटा 0 पे, और ये मालूम कौन सी एक्सिस है? ये है y एक्सिस, तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो ये जो तुम्हारे सामने बना है ये कांस्टेंट लाइन है। ऐसी लाइन है जो बदले ना, सीधी है, कांस्टेंट है। इन्हें रेक्टेंगुलर भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर, क्योंकि देखो अगर हम इस लाइन का एक टुकड़ा लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा, ऐसे जा रही है, हमने इतना टुकड़ा लिया, इसका इतना टुकड़ा, और ऐसे बना दिया, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, तो इसे रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हैं हम। अब ध्यान दो, बाकी हमारी लाइनें कैसी कैसी हो सकती हैं? बाकी तिरछी लाइनें हो सकती हैं, मतलब सीधी तो होंगी लेकिन तिरछी होंगी, जैसे ऐसी हो सकती हैं, या फिर ऐसी हो सकती हैं, ऐसी हो सकती हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो बाकी ये सारी भी स्ट्रेट लाइन है लेकिन तिरछी हैं, ये बदल रही हैं, ये बदल रही हैं, देखो ये बदल नहीं रही थी, तो ये कांस्टेंट थी। तो हम एक एक करके अब इन्हें पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब आने वाला है, इसका बहुत यूज होने वाला है। आगे हम बताएं तुम्हें कहाँ कहाँ यूज होगा। मोशन इन 1 डायमेंशन में तो ये आने वाला है सब कुछ, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में बहुत यूज होगा, पूरी फिजिक्स में इसका यूज होता रहेगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का। तो अब सुनो, स्ट्रेट लाइन का हम जनरल इक्वेशन देख लेते हैं कि भाई हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ ये होता है, mx प्लस सी।
ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। बाई क्या है यहाँ पे, बाई एक्सिस, एक्स का है यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये जो एम है एम इसे बोलते हैं स्लोप, ये स्लोप है ग्राफ का स्लोप ढाल। सी क्या है यहाँ पे, ये है इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट क्या होता है, बाई एक्सिस पर काटी गई दूरी, जो दूरी बाई एक्सिस पे काटी जाती है उसे बोलते हैं इंटरसेप्ट। ये चीजें ज्यादा समझ आएंगी जब हम एक तुम्हें छोटा सा ग्राफ न्यूमेरिकल ये दिखाते हैं, देखो ग्राफ वाला एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अच्छा ढाल है ना स्लोप, इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा। अब ये क्या है, तो यहां से देखो ये लाइन जा रही है कोई, ये कोई लाइन है, हमसे बोला है इस लाइन का इक्वेशन बताओ। इसने देखो यहाँ पे काटा है, यहाँ पे बाई एक्सिस को, और ये जो काटा है इसे दो बोल दे रहे हैं, दो पे काटा। अच्छा ये एंगल इधर से नापते हैं हमेशा, एंगल इधर से, ये एंगल इसको हमने बोल दिया 45। तो एक लाइन ऐसे जा रही थी इस तरह से, इसने एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 एंगल बनाया और बाई को दो पे काटा। तो बाई को जहां पे काटते हैं वो होता है तुम्हारा इंटरसेप्ट, ये तो दो हो गया, बाई एक्सिस पर काटी गई दूरी। उसके बाद ये जो एंगल थीटा दिया है इसका टेन निकाल दो, इससे तुम्हें मिल जाएगा ढाल। तो बाई सी भी आ गया, एम भी आ गया, इस वाले में लगा दो। तो बाई इक्वल टू एम का वैल्यू 1, सी का वैल्यू, तो ऐसा आ गया। एक बार दोबारा देखो, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है स्ट्रेट लाइन का, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे ये जो एम है ये ढाल है, फॉर्मूला होता है टेन थीटा। अच्छा ढाल का हम और फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, स्लोप देखो इस तरह से कोई भी लाइन दी है, मान लिया कोई भी लाइन, ये बाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, तो देखो ढाल कैसे कैसे निकालते हैं। अगर हमें इस लाइन पे दो पॉइंट पता है, एक पॉइंट ये मान लेते हैं, एक पॉइंट ये, इसको हम बोल देते हैं x1 बाई 1, इसे बोल देते हैं x2 बाई 2। तो अगर हमें इस लाइन पे दो पॉइंट पता है तो ढाल निकालने का एक तरीका तो ये है, बाई 2 माइनस बाई 1 x2 माइनस x1, पहला तरीका। दो पॉइंट अगर तुम्हें पता है तो बाई 2 माइनस बाई 1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 कर दो, ढाल निकल आएगा। दूसरा अगर हमें ये एंगल पता है, ये वाला ये एंगल थीटा, तो अगर ये एंगल पता है इसका टेन निकाल दो, 10 तो ढाल निकल आएगा 10। तीसरा तरीका देखो, तीसरा हम क्या कर रहे हैं, बाई से एक्स को डिवाइड कर रहे हैं, बाई से एक्स को डिवाइड किया और लगा दिया डी, डी का मतलब डिफरेंशिएशन जो हम पढ़ चुके हैं। तो सुनो, अगर हमें कोई लाइन दी है उसके दो पॉइंट पता है तो तुम बाई 2 माइनस बाई 1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 कर दो तो ढाल निकल आएगा, या फिर तुम्हें थीटा पता है उसका 10 निकाल दो तो ढाल निकल आएगा। या फिर अगर तुम बाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो ढाल निकल आएगा। तो ढाल निकालने के सिंपल से तीन मेथड। अच्छा यहां से एक चीज और देख लो, अगर तुम्हारा एंगल 90 से कम है तो ऐसे में जो 10 होता है ना, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर एंगल 90 से ज्यादा है तो जो 10 होता है इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो अगर एंगल 90 से कम है तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा, अगर एंगल 90 से ज्यादा है तो टेन थीटा नेगेटिव होगा। और भाई 10 ही देखो क्या है, 10 ही तो ढाल है, तो अगर 10 पॉजिटिव है तो ढाल भी क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर एंगल 90 से ज्यादा है तो 10 कैसा है, नेगेटिव, और 10 ही m है, m भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, m भी नेगेटिव होगा। अच्छा इन्हें हम तुम्हें ग्राफ से समझाते हैं। देखो अगर कहीं पे ऐसे लाइनें बन रही है इस तरह से, या इस तरह से, ऐसे कैसे ही इस तरह से बन रही है इस तरह से, तो इन लाइनों का जो एंगल हमेशा इधर से देखते हैं, हमेशा इधर से। तो देखो इनके जो एंगल है ना, ये एंगल 90 से छोटे आ रहे हैं। तो अगर लाइनें इस तरह से बन रही है इस तरह से, तो एंगल 90 से छोटा होगा, और अगर एंगल 90 से छोटा है तो ऐसे में 10 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और m कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा अगर एंगल 90 से बड़ा है, 90 से बड़े का कुछ ये केस बन जाएगा, अगर लाइनें ऐसे बन रही हैं इस तरह से कैसी, तो देखो एंगल इधर से नापते हैं, इधर से देखो ये एंगल देखो, ये एंगल, तो एंगल 90 से बड़ा है, अगर एंगल 90 से बड़ा है तो 10 नेगेटिव होगा, m भी क्या होगा, नेगेटिव। तो हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, बाई इक्वल टू mx प्लस सी, m होता है ढाल, c होता है बाई एक्सिस पे काटी गई दूरी। फिर कुछ ऐसा दिया है तो ऐसे इक्वेशन निकाल देंगे। फिर हमें ढाल निकालना है, तो ढाल निकालने के लिए हमें दो पॉइंट पता हो। अगर हमें स्ट्रेट लाइन के दो पॉइंट पता है तो ढाल ऐसे निकल जाएगा,
एंगल पता है उसका 10 निकालोगे तो ऐसा निकल जाएगा, या फिर ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद अगर एंगल 90 से छोटा है तो 10 पॉजिटिव होगा, अगर एंगल 90 से बड़ा है तो 10 नेगेटिव होगा। इतना कर लिया हमने। अब हम एक एक करके जो हमने अभी 6 बनाई थी तुम्हारे सामने, ये 6 की 6 सारी पढ़ेंगे। देखो पहला इक्वेशन कुछ इस तरह से हो सकता है, ये हो सकता है, सॉरी ये हो सकता है। दूसरा कुछ ऐसा हो सकता है, इस तरह से। तीसरा कुछ ऐसा हो सकता है, इस तरह से। चौथा कुछ ऐसा हो सकता है, इस तरह से। ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, ओरिजिन से यहाँ से ऐसे। पांचवा कुछ ऐसा हो सकता है, और छठा कुछ ऐसा हो सकता है, इस तरह से। ये 6 इक्वेशन हो सकते हैं हमारे पास। अब हम इन 6 की 6 बात करते हैं, इनमें क्या क्या है। देखो इस वाले में देखो साफ साफ दिख रहा है, इस तरह से लाइन बन रही है, इस तरह से। अगर लाइन इस तरह से बन रही है, एम कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि एंगल क्या है? 90 से छोटा। एंगल 90 से छोटा है तो एम पॉजिटिव होगा, ठीक है भाई। अच्छा, इसने बाई को कहाँ पे काटा? यहाँ पे काटा है। ये तो 0,0 होता है, तो बाई को कहाँ पे काटा? 0 पे। और हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? एम एक्स प्लस सी। लगा दो यहाँ पे एम और सी की वैल्यू। एम पॉजिटिव है, सी 0 है, तो ऐसा आ जाएगा बाई इक्वल टू एम एक्स। तो ये जो लाइन है, ये वाली, ये जो ओरिजिन से पास कर रही है, इसका इक्वेशन होगा बाई इक्वल टू एम एक्स। यहाँ पे देखो इसने बाई को यहाँ पे काटा, ऊपर काटा है, तो सी कैसा होगा? पॉजिटिव। और दिख रहा है एंगल 90 से कम है, एम भी कैसा होगा? पॉजिटिव। देखो एम भी पॉजिटिव, सी भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है यहाँ पे। तो यहाँ पे लगा दो एम भी पॉजिटिव, सी भी पॉजिटिव, तो ऐसा हो जाएगा एम एक्स प्लस सी, दोनों पॉजिटिव। सिंपल। अच्छा, इसने देखो बाई को यहाँ पे काटा, इस बार नीचे काटा है, तो सी कैसा होगा? नेगेटिव। लाइन ऐसी बन रही है, एंगल चेक करो, एंगल, ये एंगल 90 से छोटा है, तो ढाल कैसा होगा भाई? अरे पॉजिटिव, ढाल पॉजिटिव, सी नेगेटिव। लगा दो जरा इसमें बाई इक्वल टू एम एक्स। एम पॉजिटिव है लेकिन सी कैसा है? नेगेटिव। ये हो जाएगा। अब इसमें देखो चौथे वाले, इसमें देखो एंगल चेक करो पहले, एंगल, ये एंगल 90 से बड़ा आ गया, तो इस बार ढाल कैसा होगा? इस बार तो नेगेटिव होगा भाई, 90 से बड़ा आ गया ना, तो नेगेटिव होता है, तो ढाल नेगेटिव। इसने बाई एक्सिस को यहाँ पे काटा, मतलब 0 पे, तो सी 0 हो गया। लगा दो माइनस एम एक्स, सी 0 है तो उसे हटा दो, इस तरह से हो जाएगा। इसको देखो इसने यहाँ पे काटा, मतलब सी ऊपर काटा है तो पॉजिटिव है, ऊपर काटा है। और ढाल इसका देखो एंगल 90 से ज्यादा है, एंगल इधर से चेक करते हैं, इधर से 90 से ज्यादा है ना, 90 से ज्यादा है, एम कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। लगा दो वैल्यू माइनस एम एक्स प्लस सी, इसका ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें देख लो लास्ट, यहाँ पे काटा है तो सी नेगेटिव होगा, एंगल इधर से चेक करते हैं, इधर से ये वाला एक्स एक्सिस से, फिर से एंगल दिख रहा है 90 से ज़्यादा है, फिर से ढाल कैसा होगा? नेगेटिव। और अगर ढाल नेगेटिव है तो फिर से ऐसा हो जाएगा एम एक्स माइनस सी। तो ये हमने 6 इक्वेशन पढ़ ली जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर ये इक्वेशन तुम्हें समझ आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। स्ट्रेट लाइन का कहाँ, जहाँ पे भी यूज होगा फिजिक्स में, वहाँ आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब हम इसके 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं, उनसे ज़्यादा डाउट खत्म हो जाएंगे। चलो पहला, फाइंड द इंटरसेप्ट, स्लोप एंड एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये पूछा है हमसे, बोला है इंटरसेप्ट बताओ, स्लोप बताओ और एंगल बताओ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और हम 3 न्यूमेरिकल ले रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल ये ले रहे हैं अपनी तरफ से, √3x + 4। दूसरा ये ले लेते हैं x + 3। तीसरा ये ले लेते हैं इस तरह से। ये 3 ले लिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखो जरा, ये जो हमारा बाई का इक्वेशन है, ये इस तरह से होता है हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन, mx + c। इसमें बाई अकेला होता है, अलोन, ये बिल्कुल अकेला है, अलोन, अकेला है भाई, बाई अकेला है। उसके बाद ही हम इसका यूज करेंगे, जब हमारा बाई अकेला होगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहला वाला इक्वेशन देखो, ये वाला दिया है, और हमसे पूछा है कि x कितना होगा, सॉरी एंगल कितना होगा, स्लोप कितना होगा, इंटरसेप्ट कितना होगा। तो हम सिंपल सा इससे तुलना कर रहे हैं, पहले इससे कंपैरिजन।
कंपेयर विद, इससे कंपैरिजन करो mx प्लस सी से। अब देखो यहाँ पे बाई अकेला है, यहाँ पे बाई अकेला है, इसलिए कंपैरिजन हो पाई है, वरना नहीं हो पाती। अब देखो यहाँ पे x के साथ m है और यहाँ पे कितना है √3, तो यहाँ पे m है और यहाँ पे कितना है √3। आ गया ढाल निकल के, ये ढाल हो गया, ये स्लोप हो गया, स्लोप। अच्छा स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू √3, √3 होती है tan 60 की वैल्यू, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा 60, एंगल भी निकल आया जो पूछा था। अच्छा यहाँ पे देखो c है और यहाँ पे 4 है, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, इंटरसेप्ट भी निकल आया, सारी चीजें निकल आई। अगर नहीं समझ आए एक और मौका, इसमें देखो इसकी भी तुलना कर दो इससे, देखो बाई अकेला तुलना हो जाएगी। यहाँ पे c है, यहाँ पे कितना है 3, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, इंटरसेप्ट आ गया निकल के। यहाँ पे देखो x के साथ m है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1, तो ढाल भी निकल आया। अच्छा m का फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा। अब tan में जो 1 होती है वो होती है tan 45 की वैल्यू, तो थीटा कितना आ गया 45, ये भी हो गया। अब ये देखो एक और इंपॉर्टेंट, अब इसमें ध्यान दो, इसमें क्या बाई अकेला है, नहीं ना, बाई के साथ √3 है, तो क्या हम इससे तुलना कर सकते हैं, नहीं, तो पहले हमें इसे अकेला करना पड़ेगा। और कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं x प्लस √3, ये डिवाइड में चला जाएगा √3, तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू x अपॉन √3 प्लस √3 अपॉन √3, ये कट के 1 दे देगा, तो ऐसा हो जाएगा प्लस 1। अब इसकी तुलना कर सकते हैं हम, अब आ गया, इससे कंपैरिजन करो जरा, बाई अकेला, अब हो जाएगी कंपैरिजन। यहाँ पे c है, यहाँ पे 1 है, तो इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा 1। देखो यहाँ पे x के साथ m है और यहाँ पे कितना है 1 अपन √3, तो ढाल भी निकल आया। अच्छा ढाल, ये जो m होता है इसका फॉर्मूला ये होता है tan थीटा, तो tan थीटा आ गया 1 अपन √3। tan में ये जो 1 अपन √3 है ये वैल्यू होती है tan 30 की, तो एंगल कितना आ गया 30। अब हमें लगता है इनसे डाउट खत्म हो गए होंगे कि m कैसे निकालना है, c कैसे निकालना है और एंगल कैसे निकालना है, वो यहाँ से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी हम और न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले एक फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2। मतलब हमें 2 पॉइंट पता है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, मान लिया ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये 2 पॉइंट। अब सोचो इन 2 पॉइंट से एक लाइन जा रही है इस तरह से, तो उस लाइन का इक्वेशन बताना है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 ब्रैकेट में रख लो इसे, और x माइनस x1, सिंपल सा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 x माइनस x1। अच्छा ये जो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय ये सब है जो लिखा है वो हमने कहीं पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, कहाँ पढ़ा है, तो देखो ये पढ़ा है, देखो ये y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ये क्या होता है ढाल। तो क्यों ना हम इसे ऐसा लिख लें, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं फिर हम y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये सारे हमारे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है, अगर 2 पॉइंट पता है उनसे जाने वाली स्ट्रेट लाइन का। अब एग्जांपल लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होंगे डाउट। जैसे हमें 2 पॉइंट दिए हैं 1,2 और अपनी तरफ से ले लेते हैं 2,3, 2 पॉइंट 1,2 2,3, एक लाइन है जो इससे जा रही है और इससे गुजर रही है, दोनों पॉइंट से गुजर रही है। तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो सबसे पहले इसे x1 मानो, इसे y1, इसे x2 और इसे y2, ये मान लो। सबसे पहले x1 y1 ये सब माना, फिर उसके बाद लगा दो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 2 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1, ब्रैकेट में रखो इसे। उसके बाद x माइनस x1 यानी कि 2 माइनस सॉरी x माइनस x1 यानी कि 1, गलत हो गया थोड़ा, y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 ये सब, फिर x माइनस x1, सिंपल। अब यहाँ से सॉल्व करो जरा इसे, ये 1/1 ये x माइनस 1, तो ये ऐसे आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1। इसे और सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा y माइनस
y इक्वल टू एक्स माइनस 1 प्लस 2, माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, हो जाएगा x प्लस, आगे हमारा इक्वेशन। एक और देखो, ऐसा कहीं पे कोई ग्राफ दिया है हमें इस तरह से, इस तरह से दे दिया, और ये पॉइंट अपनी तरफ से ये कहीं पे काटा है, इसने 3 पे काटा और इसने यहाँ पे 4 पे काटा, तो हमसे बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ग्राफ। ये कहीं पे ग्राफ दे दिया इस तरह से 3 पे काटा, 4 पे काटा, लाइन ऐसे जा रही है 3 और 4 पे काटते हुए। चलो एक चीज बताओ जरा, पहले यहाँ पे हमें लाइन का इक्वेशन तो बताना है, उससे पहले एक पॉइंट बताओ, इसका ढाल कैसा होगा? ढाल कैसा होगा? दिख रहा ना एंगल 90 से ज्यादा है, तो सिंपल सा समझ आ रहा है कि ढाल कैसा होगा, नेगेटिव, नेगेटिव ही आएगा आगे। अब देखो जरा, चलो ये बताओ ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये वाला, यहां तक जाने के लिए एक्स में तो चल नहीं रहे, एक्स में इधर या इधर चलते हैं तो एक्स में चलते हैं, ये तो ऊपर जा रहे हैं, तो एक्स में कितना चले? 0, सबसे पहले एक्स में चलते हैं, और बाई में कितना चले? 3, तो हमारे पास आ गया 0,3। अच्छा यहां तक जाने के लिए सबसे पहले एक्स में चलो, तो एक्स में कितना चले? 4, ऊपर चलते तो बाई में चलते, नीचे चलते तो बाई में चलते, ऊपर नीचे चले ही नहीं है, केवल एक्स में चले हैं, तो एक्स में चले हैं 4 और बाई में चले ही नहीं है, 2 पॉइंट आ गए, ये वाला पॉइंट मिल गया, ये वाला मिल गया। और अगर हमें 2 पॉइंट मिल गए तो हम इन्हें ऐसा मान ले रहे हैं x1 बाई 1 x2 बाई 2, और हमें अगर 2 पॉइंट पता है देखो, तो ये फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा इक्वेशन, लगाओ जरा, बाई माइनस बाई 1 इक्वल टू बाई 2 माइनस बाई 1, बाई 2 माइनस बाई 1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, 4 माइनस 0, x2 माइनस x1 और x माइनस x1, बाई माइनस बाई 1, बाई 2 माइनस बाई 1, x2 माइनस x1 और x माइनस x1। सॉल्व कर लेते हैं इसे, ये y माइनस 3, ये बचेगा -3/4, यहाँ बचेगा x, 3 को उधर भेज दो तो हो जाएगा -3/4 x प्लस 3। अब देखो जरा, इसने इसे सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, तुम और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो साफ साफ दिख रहा है, इसने बाई एक्सिस को 3 पे काटा, तो इंटरसेप्ट कितना है? 3, देखो 3 ही तो आया, इंटरसेप्ट 3। अच्छा इसका ढाल कैसा होगा? नेगेटिव, तो देखो नेगेटिव ही तो आया। अच्छा एक और तरीका है इसे सॉल्व करने का, दूसरा मेथड, तुम डायरेक्टली कर सकते हो। पहले ये चेक करो, ऐसी लाइन है ना, तो इंटरसेप्ट देखो कितना है? 3, वो दिख गया हमें, इंटरसेप्ट कितना है? 3, इसका ढाल नेगेटिव होगा, ये तो पता है, ढाल कैसा होगा? नेगेटिव। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये छोटा सा, इस वाले ट्रायंगल में, इसमें लगा दो tan थीटा का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर इसको, ये एंगल ये वाला, ये थीटा मान ले रहे हैं ये वाला, तो लगा दो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ढाल नेगेटिव होगा, और फॉर्मूला लगा दो tan का, माइनस tan का फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर यानी कि ये वाली दूरी कितना है? 3 अपॉन बेस, बेस कितना है? 4, तो ऐसे भी निकाल सकते थे। यहां से इंटरसेप्ट कितना है? 3, ठीक है ना। और अगर इस तरह से लाइन है तो ये एंगल निकालो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/4, खत्म कहानी। और बाकी फिर लगा दो इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है, y इक्वल टू m का वैल्यू लगाया x और प्लस c, तो ये डायरेक्टली ऐसे भी आ सकता था। तो हमने स्ट्रेट लाइन सारा पढ़ लिया, इससे ज्यादा हमारा यूज नहीं होगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? हमने इस तरह का कुछ पढ़ा, हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले वाले में दोनों पॉजिटिव x और y, पहले दूसरे वाले में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे वाले में दोनों नेगेटिव x और y, चौथे वाले में x पॉजिटिव y नेगेटिव, इस तरह से। फिर अगर हमें 2 पॉइंट पता है तो उनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरह से अगर पॉइंट दिए हैं तो दूरी ऐसे निकाल लो। फिर हमने पढ़ा स्टैंडर्ड इक्वेशन, सॉरी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इस तरह से हो सकती है, इस तरह से हो सकती है, ये कांस्टेंट होगी, ठीक है। अच्छा ये जो लाइन है, इस वाली, इस तरह की लाइन है जो ये वाली, जैसे हमने तुम्हें बोला था ना, इस तरह की लाइनों से बनेगा रेक्टेंगल, ये स्क्वायर, इस तरह का बनेगा कुछ। इस तरह की जो लाइन है, इस तरह की लाइन है, इनसे बनेगा ट्राइंगल। देखो इस तरह से, अगर कहीं पे ऐसी लाइन है इस तरह से, तो यहाँ से ऐसी लाइन बना दो तो इससे ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये ट्राइंगल से आगे आएगा, ट्राइंगुलर पल्स करके वहाँ पे यूज होगा। फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू mx प्लस सी। m क्या है यहाँ पे? ढाल। c क्या है यहाँ पे? इंटरसेप्ट। ढाल निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं, 2 पॉइंट पता है तो ऐसा निकाल दो, थीटा पता है तो tan निकाल दो, या फिर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर दो।
अगर एंगल 90 से छोटा है तो ढाल तुम्हारा पॉजिटिव होता है, अगर एंगल 90 से बड़ा है ढाल नेगेटिव होता है। लाइनें ऐसे बन रही है पॉजिटिव, ऐसे बन रही है नेगेटिव। फिर हमारी 6 स्टैंडर्ड इक्वेशन होती हैं, वो ये आ गई तुम्हारे सामने। फिर हमने ये न्यूमेरिकल किए हैं। फिर अगर हमें 2 पॉइंट पता है तो 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का ये इक्वेशन होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1, इस तरह से। फिर हमने ये न्यूमेरिकल किए और हमारा स्ट्रेट लाइन खत्म होता है। अब हम छोटे छोटे बहुत सारे फॉर्मूले हैं वो कर लेते हैं जो हमारे आगे बहुत काम में आने वाले हैं, हमारे पास लिखे हुए हैं, तुम ऐसे ही देख सकते हो। जैसे एक फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबने पढ़े होंगे ये फॉर्मूले। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, a प्लस बी क्यूब का ये होता है, a माइनस बी का ये सब। तो ये जो भी फॉर्मूले लिखे हैं ये तुम्हें मेमोराइज करने हैं, याद करने हैं। इनको लिख लो और मेमोराइज कर लो। अब कुछ और फॉर्मूले जो हम बनाते हैं एक एक करके, कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जैसे ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का कहलाता है बेस, ये बेस है इसका। और ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे 90 पे लाइन बना दो, 90 पे, इसे बोलते हैं हाइट। हाइट को h से लिख ले रहे हैं, बेस को b से लिख ले रहे हैं। तो हमें बेस पता हो ट्राइंगल का और उसकी हाइट पता हो तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, एरिया। और ट्राइंगल का एरिया का ये फॉर्मूला होता है, एरिया मतलब ये क्षेत्रफल, इसका एरिया, ये फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, अगर इस तरह से कोई शेप है, ये एंगल 90 का है, ये एंगल 90 का है, इसको L बोल दो तो ये भी L हो जाएगा, ये B है तो ये भी B हो जाएगा। मतलब आमने सामने की साइड बराबर हो और ये एंगल 90 का हो तो इसे बोलते हैं रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का भी एरिया होता है, ये वाला एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया कितना होता है, इसका एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू वी। अच्छा, ये जो ये है ना, ये इसे बोलते हैं, ये वाली ये जो दिख रही है तुम्हें लेंथ इसकी, ये जो रेक्टेंगल की लेंथ है ना, इसे बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना होगी, तो L प्लस बी प्लस L प्लस बी, यानी कि 2L 2B, 2 बाहर ले लो तो ऐसा आ जाएगा L प्लस बी। अब स्क्वायर देखो, स्क्वायर बिल्कुल इसी की तरह होता है, बस ये आमने सामने की क्या, चारों साइड बराबर हो जाए, आमने सामने की नहीं बल्कि चारों। अगर हम इसे A बोल रहे हैं तो ये भी A हो जाए, ये भी A हो जाए, ये भी A हो जाए, और ये एंगल 90 का ही रहे। तो अगर सारी साइड बराबर हो जाती है तो उसे बोलते हैं स्क्वायर। इसी का भाई है बिल्कुल सेम टू सेम, सारी साइड बराबर कर दो। इसका भी हमसे पूछेगा एरिया कितना होता है, ये एरिया, तो इसका एरिया कितना होता है, तो देखो a इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। हमसे बोलेगा इसकी पेरीमीटर कितना होती है, पेरीमीटर a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये 4a हो जाएगी। अच्छा, हमसे एक और चीज पूछता है, ये जो होता है इसे बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल, अब तुम ये डायगोनल की लेंथ निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लगाओगे तो ये आ जाएगा निकल के, और ये इतना आता है निकल के √2a। और ये फॉर्मूले मेमोराइज होने चाहिए, याद होने चाहिए, इनमें ये नहीं होना चाहिए कि बना के देखेंगे, नहीं, तुरंत याद होने चाहिए। अगले और फॉर्मूले देखो, ये जो है ना, अगर हम जैसे कंपास में दूरी भरते हैं, कंपास तो सबने देखा होगा, और ऐसे ऐसे बना दें तो ये बनता है हमारा सर्कल। सर्कल में जहां पर कंपास रखते हैं इस तरह से, ये वाला पॉइंट, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। हमने बनाया हुआ है सर्कल तो इसका एक सेंटर होगा, इसे O बोल दे रहे हैं। सेंटर से इसकी यहां तक की दूरी ये होती है रेडियस, रेडियस। और अगर हम यहां से ऐसे ले जाएं, लाइन सेंटर से पास करती हुई, ये वाला, इसे बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर जो होता है, डायमीटर साफ साफ दिख रहा है, ये रेडियस का 2 गुना होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं रेडियस डायमीटर की आधी होती है, बात एक ही है। डायमीटर में 2 रेडियस आ रहे हैं, 1 और 2, ये डायमीटर, ये सर्कल हो गया। अब सर्कल में भी हमसे ये पूछेगा कि इसका एरिया कितना होता है, इस सर्कल का एरिया, इसका एरिया इतना होता है πr स्क्वायर। अच्छा, हमसे बोलेगा इसकी ये लेंथ कितना होती है, ये लेंथ, ये लेंथ, सर्कल की लेंथ को हम ये बोलते हैं सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, और ये इतना होती है 2πr। ये सारे मेमोराइज होना चाहिए। अच्छा, सर्कल है कैसा, जैसे ये अभी रेक्टेंगल पढ़ा था, चलो ये देखो, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, या ट्राइंगल हो गया, इन सभी में 2 दिशाएं हैं, देखो 1 और 2, तो ये सब 2D में है, 2 दिशाएं। यहां पे भी कितना है, 2D, 2 दिशाएं। कोई भी ऐसी बॉडी है जिसमें केवल 2 ही दिशाएं हैं, केवल 2 ही दिशाएं, तो वहां पे एरिया ही निकलेगा। अब ये देखो, सिलेंडर आ गया, सिलेंडर। सिलेंडर कैसा होता है, सिलेंडर भाई, सिलेंडर 3D में होता है, जैसे हमारी दुनिया है वो 3D में है। सिलेंडर में पानी भर सकते हैं, ऐसा मानो, उसमें पानी भर सकते हैं तो वो 3D में है।
तो 3D में है यानी कि 3 दिशाएं होंगी, और जब चीजें 3D में आएंगी तो यहाँ पे एक टर्म आता है जिसे बोलते हैं वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम मतलब सिलेंडर के अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, जितना पानी भर सकते हैं, जैसे 2 लीटर 3 लीटर, वो पानी का वॉल्यूम होगा। अब सिलेंडर में भी देखो ये रेडियस होती है इसकी, इसे बोलते हैं रेडियस, और ये इसकी हाइट होती है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, तो इतना होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा सिलेंडर का ये पूछेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे मान लो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर, तो सिलेंडर का ये मुड़ा हुआ एरिया, ये जो मुड़ा हुआ दिख रहा है तुम्हें, ये मुड़ा हुआ, ये वाला एरिया, ये कितना होता है, तो इतना होता है 2 पाई आर एच। अच्छा हमसे ये पूछ ले टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये वाला भी आ जाएगा, ये वाला, और ये जो ऊपर, ये इधर का भी आ जाएगा और इधर का भी आ जाएगा। इधर सिलेंडर मान लो सिलेंडर, इधर का भी आ जाएगा, इधर का भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, टोटल इतना होगा। तो ऐसा हो जाएगा कुछ 2 पाई आर एच है ना। देखो ये इधर बनता होगा सर्कल, एक सर्कल, 2 सर्कल, एक सर्कल का एरिया इतना होता है, तो 2 सर्कल का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अरे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसमें कुछ कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन लो, बचेगा एच प्लस आर। तो ये, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, इतना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया इतना होता है, और टोटल सरफेस एरिया इतना होता है। अब हम बात करते हैं स्फीयर। स्फीयर मतलब गोला, इसका भी रेडियस होगा, ये स्फीयर का रेडियस, इसका भी वॉल्यूम हमसे पूछता है, तो इसका वॉल्यूम इतना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया मतलब इस तरह से गोला है, तो इसका ये जो सरफेस होगा, सरफेस का एरिया, वो इतना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम गोले को कट कर रहे हैं, एक गोला है, इसको आधा काट दिया इस तरह से, तो जो बचेगा वो हेमी स्क्वायर बचेगा, ये हाफ है। अब इसमें भी देखो रेडियस है। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक गोले में 4 लीटर पानी आ सकता है, तो उसके आधे पार्ट में कितना आएगा, 2 लीटर। तो इसका अगर हमसे बोलेगा वॉल्यूम कितना होगा, तो उसका था 4/3, इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, उसका आधा हो गया। अच्छा इसका सरफेस एरिया कितना होता है, क्या सरफेस एरिया भी आधा हो जाएगा, आंसर है नहीं। जैसे यहाँ पे सरफेस एरिया कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आधा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे इतना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। जैसे देखो इधर का तो आधा हो जाएगा, जैसे ये गोला था तो नीचे का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक सर्कल ऊपर और बन जाएगा, ये देखो ये सर्कल और बन गया, तो इधर का एरिया ये वाला कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और ये जो सर्कल बना इसका पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब कोन पे आते हैं, कोन, कोन में भी देखो ये रेडियस होगा, ये हाइट होगा, और ये जो होता है इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब तिरछा हाइट। इसमें भी वॉल्यूम पूछता है, तो इसका वॉल्यूम इतना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें यही पूछेगा, कभी कभी ये स्लैंट हाइट पूछ लेगा, ये तिरछा हाइट कितना है, तो इस वाले ट्राइंगल में लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तिरछा हाइट आ गया। फिर हमारा आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब बॉक्स। अब देखो क्यूबॉइड में 3 साइड होंगी, एक ये होगी, इसे एल बोल दिया लेंथ, इसे बोल दिया विड्थ, और इसे बोल दिया हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, 3 साइड। तो इसका भी हमसे बोलेगा वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम इतना होता है एल इंटू बी इंटू एच। हमसे बोलेगा इसका सरफेस एरिया कितना होता है, ये तुम्हें सारे मेमोराइज करने हैं। तो सरफेस एरिया इतना होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, 2L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल। अच्छा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, कुछ चीजें होती हैं, एक होता है फेस, एक होता है वर्टेक्स, एक होता है एज। अब ये क्या है, तो ऐसा देखो, ये हमारे पास बॉक्स है, कोई बॉक्स, ये बॉक्स है, तो ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये इसे बोलते हैं फेस, फेस। तो इस बॉक्स में कितने फेस होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो फेस कितने होंगे 6। अच्छा वर्टेक्स मतलब कोने, देखो ये कोने होते हैं वर्टेक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कोने कितने हो जाएंगे 8। एज क्या होते हैं, तो एज ये है, ये लंबाई, ये वाली 1 2 3 4, इसमें काउंट कर सकते हो तुम, एज आएंगे टोटल 12, ये काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा क्यूबॉइड होता है। अच्छा क्यूबॉइड में देखो क्या है, अलग अलग है, एल बी एच अलग अलग। अगर ये तीनों साइड सेम हो जाए, मतलब ये भी ए हो जाए, ये भी ए हो जाए और ये भी ए हो जाए, तो इसे हम बोलते हैं क्यूब। अब ये क्यूब हो जाएगा, क्यूबॉइड था, तीनों अलग अलग थी, अगर तीनों बराबर हो गई तो ये क्यूब हो जाएगा, क्यूब। अच्छा क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा,
तो ए की पावर 3। क्यूब का सरफेस एरिया कितना होगा, इसी में लगा दो जरा, सभी बराबर कर दो, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर इंटू 2 6a स्क्वायर। फिर हमसे बोलेगा वर्टेक्स कितने होंगे, तो उतने ही होंगे 8। फिर हमसे बोलेगा एज कितने होंगे, उतने होंगे 12। फिर हमसे बोलेगा फेस कितने होंगे, उतने होंगे 6। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसमें डायगोनल, जैसे तुम अपनी तरफ कोई कमरा इमेजिन करो, तुम्हारे जो भी कमरा है, कमरे के बिल्कुल ऊपर वाले कॉर्नर से, एक कॉर्नर से जमीन वाले कॉर्नर में ले जाओ हाथ, इस तरह से लाइन बनाओ कमरे में, एक कॉर्नर से नीचे, तो जो ये बनेगी लाइन उसे बोलेंगे डायगोनल। जैसे ये मान लो यहां से यहां पर ऐसे लाइन आएगी इस तरह से, तो ये डायगोनल होगा। और इसका जो डायगोनल होता है इसका लेंथ इतना होता है √3a। ये तुम्हें मेमोराइज करना पड़ेगा। अब हमारा एक और फॉर्मूला बचा है, वो भी देख लो। इस तरह का जो शेप होता है, इस तरह का, इसे बोलते हैं ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम क्या है तो सुनो, दो साइड इस तरह से है मतलब ये पैरेलल है, और दो साइड इस तरह से है मतलब ये पैरेलल नहीं है। तो दो साइड पैरेलल हो और दो साइड पैरेलल ना हो, ऐसी शेप को हम बोलते हैं ट्रिपेजियम। अच्छा इस वाली साइड की लंबाई हम ए बोल दे रहे हैं अपनी तरफ से, ये ए है, ये ए है, और इसकी लंबाई अपनी तरफ से बी बोल दे रहे हैं, ये बी है। तो हमें पैरेलल साइड की लंबाई पता है, इस तरह का शेप होगा ट्रिपेजियम, पैरेलल साइड की लंबाई पता है, और दोनों साइड के बीच की दूरी, ये हाइट पता है। तो हमें क्या क्या पता है, दो पैरेलल साइड, दोनों पैरेलल साइड पता है, दोनों के बीच की ये हाइट पता है। तो ऐसे में हमसे इसका ये एरिया पूछता है कि इसका एरिया बताओ, ये कितना होगा एरिया। तो इसका एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। मतलब ये जो पैरेलल साइड है इनका जोड़, ऐसा लिख सकते हैं इसे, ये जो पैरेलल साइड है इनका जोड़, यानी कि a प्लस बी, और दोनों के बीच की दूरी, ये आ गया एरिया, सिंपल एरिया। तो ये हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं। अब छोटे छोटे हमारे कुछ टॉपिक और बचे हैं, वो भी कर लेते हैं एक एक करके। 4-5 टॉपिक हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। सीरीज नाम का एक टॉपिक है, सीरीज। सीरीज का मतलब जो चलता जाए, बहुत लंबा चलता जाए, उसे बोलते हैं सीरीज। जैसे मैथ का सीरीज पढ़ना है, काफी सारे लेक्चर आ रहे हैं, तो सीरीज। अब सीरीज में जो पहला सीरीज है वो ये है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसे बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में बोलेंगे एपी। अब क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो सुनो, कहीं पे ऐसा लिखा है 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और ये चलते चला जा रहा है अप टू 100 टर्म्स, 100 टर्म्स तक है। इस तरह से कोई सीरीज है, श्रृंखला है कोई। अब तुम एक काम करो, जरा 4 में से 2 को घटाओ, इसमें से इसे माइनस करो जरा, 4 में से 2, कितना बचेगा 2, ठीक है। फिर तुम इसमें से इसे माइनस करो, कितना बचेगा 2। फिर तुम इसमें से इसे माइनस करो, फिर से कितना बचेगा 2। अरे इसमें से इसे माइनस करो, फिर से कितना बचेगा 2। मतलब बराबर के जो टर्म है, लगातार वाले टर्म, इसमें से इसे, इसमें से इसे, इसमें से इसे, इनका डिफरेंस बराबर आ रहा है, और इसे डी से लिखते हैं, डी से मतलब डिफरेंस, डी मतलब डिफरेंस, इनका डिफरेंस बराबर आ रहा है। तो अगर ये डी डिफरेंस बराबर आ जाता है, इसमें से इसे घटाने के बाद इसमें से इसे, इसमें से इसे, तो ऐसे में जो सीरीज होता है वो अर्थमेटिक होता है, इसे बोलेंगे अर्थमेटिक सीरीज। तो ये हमारा अर्थमेटिक सीरीज हो जाएगा, सिंपल सा, इसमें से इसे घटाया, इसमें से इसे घटाया, इसमें से इसे घटाया, अगर ये बराबर आता है तो ऐसे में सीरीज होगा अर्थमेटिक। अच्छा ये तुम्हें दिख रहा है, ये सॉरी, इसे बोलते हैं पहला टर्म। तो यहाँ पे ए है, ये इसे ए से लिखते हैं, और ये होता है फर्स्ट टर्म, ये पहला टर्म देख लो। डी यहाँ पे है, वो कितना है, इस डायग्राम में डी 2 है, सॉरी इस न्यूमेरिकल में 2 है, और इसे बोलते हैं डिफरेंस, ये डिफरेंस हो गया। तो हमारे पास कुछ ऐसा सीरीज है, इसमें से इसे घटाया, इसमें से इसे, पहला टर्म और डिफरेंस। तो ऐसे में इसका एडिशन का फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला ये होता है n/2 2a + n-1 × d, सिंपल सा, n/2 2a + n-1 × d। अच्छा n क्या है यहाँ पे, n है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे 100 थे, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। चलो हम यहाँ पे a कितना है 2, d हमने निकाला 2, और यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो कितने हैं 100। तो इसका एडिशन कितना होगा, जोड़ कितना होगा,
इसका जोड़ हो जाएगा n/2 प्लस 2a, वैल्यू लगाते जा रहे हैं, प्लस n-1 इंटू डी। अब इसे सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है एपी का न्यूमेरिकल। एक बार दोबारा सुनो, अगर इस तरह से कहीं पे दिया हो, इसमें से इसे माइनस करने के बाद इसमें से इसे, इसमें से इसे, और सभी का डिफरेंस बराबर हो, तो ऐसे में अर्थमेटिक सीरीज होती है, ठीक है, इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। प्रोग्रेशन मतलब प्रोग्रेस करना, बढ़ना। और ऐसे में जोड़ कितना होता है इसका, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा एक चीज और, कहीं पे ऐसा दिया है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ऐसे जा रहा है, अब प्लस ऐसे दे रहे हैं, और लास्ट में कोई टर्म दे दिया, लास्ट टर्म को कुछ भी बोल दे रहे हैं, रुको, ऐसा ले रहे हैं एक सीरीज, ये ले रहे हैं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 और ऐसे 100 तक है। ये 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, दो जुड़ते जा रहे हैं, फिर इससे पहले 98 आएगा, फिर 100 आएगा। तुम्हें पहला टर्म पता है, पहला कितना है 2, और तुम्हें लास्ट भी पता हो, लास्ट को L से लिख रहे हैं, L फॉर लास्ट। पहला पता है तुम्हें, लास्ट पता है, तो एक और फॉर्मूला होता है इसका, n/2 a प्लस एल, ऐसा भी लिख सकते हैं, n/2 a प्लस एल। यहाँ से अगर चाहें तो कर भी सकते हैं, n/2, n तो 100 है, साफ साफ दिख रहे हैं, और a प्लस एल वो कर लेना अब तुम, तो ये भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे n दे देगा वो, खैर तो ये 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 ऐसे जा रहा है अप टू 100 तक, तो तुम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, n दे देगा वो कितने टर्म्स है, ठीक है। अब अगला सीरीज हम पढ़ते हैं, इसका नाम है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, शॉर्ट में से बोलेंगे जीपी। अब ये देखो, कहीं पे ऐसा लिखा है 1 प्लस 1/2 1/4, क्या रुको, 1/2 प्लस 1/4 1/8 1/16, ऐसे जा रहा है अप टू इन्फिनिटी टर्म्स तक जा रहा है, इस तरह से लिखा है। तुम एक काम करो जरा, 1/4 में से 1/2 घटा के देखो, फिर 1/8 में से 1/4 घटा के देखो, 1/16 में से 1/8 घटा के देखो, तुम ये पाओगे ये सब बराबर नहीं आया, ये सब बराबर नहीं आएगा। मतलब अगर ये बराबर नहीं आएगा तो ये जीपी में तो नहीं होगा। फिर तुम एक काम करो, 1/4 से 1/2 को डिवाइड करके देखो, 1/2 से तुम पाओगे आंसर आ जाएगा 1/2। फिर तुम 1/8 से 1/4 को डिवाइड करके देखो, मतलब पहले इससे इसे डिवाइड किया, फिर इससे इसे, फिर इससे इसे, फिर से आएगा 1/2। तो अगर ये इसका इससे डिवीजन, इसका इससे डिवीजन, इसका इससे डिवीजन बराबर आता है, इसे बोलते हैं रेशियो, इस डिवीजन को बोलते हैं रेशियो। अगर ये रेशियो सेम आता है तो ऐसे में सीरीज होती है जीपी में। सिंपल सा, इससे इसे डिवाइड किया, इससे इसे डिवाइड किया, इससे इसे डिवाइड किया, ये बराबर आ रहा है बार बार, तो ऐसे में जो सीरीज होती है वो होती है जीपी, और इसको बोलते हैं रेशियो आर। और अगर ये रेशियो सेम है तो ये आ जाएगी जीपी में। एक बार दोबारा सुनो, इससे इसे डिवाइड किया, इससे इसे डिवाइड किया, इससे इसे डिवाइड किया, और ये आंसर बार बार 1/2 आ रहा है, इसको बोलते हैं रेशियो। अगर रेशियो सेम है तो जीपी में होगा। अब जीपी के इन्फिनिटी टर्म्स का जोड़ का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है a डिवाइड बाय 1 माइनस सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स। इसका यूज होगा, यहाँ पे जो r का वैल्यू है वो 1 से छोटा होना चाहिए, r का मैग्नीट्यूड। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। a तो वही है, पहला टर्म 1/2 है, r यहाँ पे 1/2 है, ये हमने निकाल दिया था। पहला टर्म 1/2, r 1/2, लगा दो फॉर्मूला, a डिवाइड बाय 1 माइनस r। a कितना है 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कटा, 1 से 1 खत्म हो जाएगा, तो ऐसे कितना आ जाएगा 1, खत्म हो गया। a डिवाइड बाय 1 माइनस r, तो इस तरह से हमारा ये जीपी हुआ। तो हमने एपी पढ़ा, जीपी पढ़ा, ऐसे एक और होता है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो हमें नहीं पढ़ना है, इतने से हमारा काम चल जाएगा। तो हमने धीरे धीरे मैथ के सारे छोटे छोटे टॉपिक कर लिए हैं। अब थोड़ा सा तुम्हें वो सिखा देते हैं, एडिशन करना, एलसीएम वाला। 2 मिनट की बात है बस। कहीं भी ऐसा लिखा है 1/3 प्लस 1/4, इनको जोड़ना है हमें। तो जोड़ने का तरीका देखो क्या है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 4 3 ज़ा 12, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 4 1 ज़ा 4, फिर इसका इससे करो, 3 1 ज़ा 3, 7/12। ये पहला तरीका है।
और ये हमेशा लग जाएगा, ये वाला 2 को जोड़ने में 2 अगर ऐसे हैं तो हमेशा हो जाएगा। जैसे ऐसा लिखा है 2/3 + 3/5 ऐसा लिखा है, और हमसे बोला इसे जोड़ के दिखाओ, तो सिंपल सा इसका इससे मल्टीप्लाई 15, इसका इससे मल्टीप्लाई 10, इसका इससे मल्टीप्लाई 9। अच्छा, कहीं पे अगर ऐसा लिखा है 2/5 + 8/5 इस तरह से, मतलब ये वाला बराबर हो जाए, बराबर बराबर हो, तो उसको ऐसा ही रख लो और ऊपर वाला सिंपल जोड़ दो। सिंपल जोड़ने का मतलब 8 और 2 कितना 10, ये आ जाएगा 2, इस तरह से सिंपल सा। तो इस तरह से तुम एडिशन कर सकते हो अगर कहीं पे ऐसा आता है। तो हमने धीरे धीरे सारे छोटे छोटे टॉपिक कर लिए हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा मैथ खत्म होता है। मैथ का अब कोई भी टॉपिक नहीं बचा। अब छोटे मोटे बहुत सारे आएंगे जो परसेंटेज वगैरह जो तुमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे उनका यूज होगा, उतनी तो मैथ आनी चाहिए। बाकी मैथ खत्म होती है। अगर इतना मैथ कर लेते हो तो फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी पढ़ेंगे अब हम वेक्टर आगे, ठीक है।